समाज को किस तरह से बांटना है, अपनी उस भूमिका को अमली जामा पहना रही है और उससे बता रही है कि कानूनी रूप है। आने वाले समय में हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि हमें कहा जाएगा कि अपना नाम प्लेट लगा के रखो, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है। सरकार क्या समझती है कि क्यूआर कोड की आड़ में हमें पता चल जाएगा ये पैसा किसको जा रहा है, हिंदू को जा रहा है, मुसलमान को जा रहा है। अब इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर कोई कंपनी है तो उसका क्यूआर कोड में तो कंपनी का नाम आएगा। कोई मान लीजिए ऐसी कंपनी है जो पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, तो उसका नाम आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा किसने खरीदा? हिंदुस्तान भुक्कड़ों का देश है। दुनिया में भुक्कड़ों की सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में है और मोदी जी खुद मानते हैं 85 करोड़ लोग भुक्कड़ हैं। उन्हें हम रोज़ हर महीने 5 किलो अनाज देते हैं। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है मुजफ्फरनगर के इलाके में बड़ा विवाद देखने को हर साल मिलता है, इस बार भी मिला और पिछले कुछ सालों से लगातार ये चीज़ मिल रही है। एक वहाँ के स्वयंभू संत हैं, वो पहुँच जाते हैं चेकिंग करने के लिए कि भाई सनातनियों के साथ में किसी तरह की कोई कोई गलत चीज़ खाने को ना मिल जाए, उन्हें कोई प्याज ना परोस दे, कोई मुसलमान के यहाँ वो खाना ना खा ले। स्पेशली मुसलमान सीधे सीधे वो इसी चीज़ का उनका काम रहता है। वो जाके, अब उनके पास एक मशीन भी है, वो चेक करते हैं कि क्यूआर कोड का असली मालिक कौन है। और अब योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का, उनका बयान आया है कि क्यूआर कोड लगा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि भाई कहाँ लेन देन हो रही है, किससे हो रही है। तो क्यूआर खेल रहे हैं सर। अब इस क्यूआर पे आपका क्या कहना है, इसकी कहानी क्या है, वो आप बताइएगा। देखिए, मैं इसे एक क्रांतिकारी फैसला मानता हूँ और क्रांतिकारी फैसला इसलिए है कि अनजाने में योगी आदित्यनाथ ने भारत की आने वाले समय में क्या नीति दिशा होनी चाहिए वो बता दिया। क्यूआर कोड से क्या होता क्या है? जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो क्यूआर कोड में स्कैन करते हैं और फिर उसके बाद उसको पेमेंट कर देते हैं। और कोई आदमी आज तक, मैंने तो कम से कम क्यूआर कोड के इस्तेमाल के करते हुए ये नहीं देखा कि देखे जी ये पैसा जो है किस आदमी के नाम जा रहा है, हिंदू के नाम जा रहा है, मुसलमान के नाम जा रहा है, सिख के नाम जा रहा है, इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, इसकी उम्र क्या है, इस पर कभी किसी ने जोर नहीं दिया। जैसे पेटीएम करते हैं ऐसे क्यूआर कोड स्कैन कर लिए। अब सरकार क्या समझती है कि क्यूआर कोड की आड़ में हमें पता चल जाएगा ये पैसा किसको जा रहा है, हिंदू को जा रहा है, मुसलमान को जा रहा है। अब इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर कोई कंपनी है तो उसका क्यूआर कोड में तो कंपनी का नाम आएगा। कोई मान लीजिए ऐसी कंपनी है जो पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, तो उसका नाम आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा किसने खरीदा? क्यूआर कोड लगाकर सरकार एक तरह से समाज को किस तरह से बांटना है, अपनी उस भूमिका को अमली जामा पहना रही है और उससे बता रही है कि कानूनी रूप है। आने वाले समय में हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि हमें कहा जाएगा कि अपना नाम प्लेट लगा के रखो, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा प्रांत क्या है, मेरी भाषा क्या है। क्योंकि अगर मेरी भाषा मैंने लिखी हिंदी और मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूँगा, खड़ाक से तमाचा पड़ेगा, साले हिंदी बोलता है और तू मराठियों की ज़मीन पे आ गया। फिर मैं तमिलनाडु जाऊँगा, वहाँ मुझे एक तमाचा पड़ेगा। फिर मैं केरल जाऊँगा, फिर एक तमाचा पड़ेगा। फिर मैं किसी ऐसी जगह जाऊँगा, किसी धर्मशाला में, वो पढ़ेंगे अच्छा तू ब्राह्मण नहीं है, डिशुंग डिशुंग। लोगों को पीटने के लिए 100 बहाने जनता को सरकार दिला रही है। क्यूआर कोड का मतलब है आप आदमी को स्कैन करो और उसकी पिटाई शुरू कर दो। ये जंगल राज, गुंडागर्दी का राज योगी सरकार देश में लाना चाहती है। आरएसएस और योगी का मकसद एक ही है, कैसे लोगों को पीटा जाए, कैसे उनको लूटा जाए, खा पी के कोई भी आरोप लगा दो। अभी मैं देख रहा था कि 2 ढाबे वालों पर, एक पे तो आरोप लगाया कि भाई इसने खाने में अंडे की करी मिला दी। अभी बड़ी अजीब बात है, अंडे की करी का स्वाद जो बेचारे कांवर उठा के रह रहे हैं उन्हें कैसे पता? या तो वो अंडा खाते होंगे, भाई अंडा दिखे तो समझ आता है जी अंडा था। अब अंडे की करी थी,
फिर कल को कहेंगे ये गौ मांस है, गौ मांस में भी देखो ढूंढ लेते हैं ये कि ये गाय का मांस है या ये भैंस का मांस है या ये जो है बकरी का मांस है या भेड़ का मांस है। फिर लैब में जाता है तो पता चला जी झूठ है। खाना खाने के बाद कहेंगे कि इसमें प्याज डाल दिया। अब कोई आदमी प्याज भी ले आ सकता है। जैसे 5 स्टार होटलों में कई बार लोग क्या करते हैं कि एक बाल डाल दिया और फिर बुला के कहेंगे देखो जी इसमें बाल निकला तो सारा बिल माफ़। तो ये छिछोरी हरकतें हमारी सरकार लोगों को सिखा रही है। और क्यों सिखा रही है? ताकि असली मुद्दों पे आपका ध्यान ना जाए। आदमी कहे आज तो मैंने ढाबे वाले को मूर्ख बना दिया, फल वाले को कहा साले मुसलमान होके तू आम बेचता है, तेरा आम तो मैं चूसूंगा लेकिन तेरे को पैसे नहीं दूंगा। हराम खोरी की आदत। आपने कभी किसी मोदी सरकार का, ये योगी सरकार का ये आदेश सुना है कि अगर आप भंडारा लगाते हो तो QR कोड लगाओ? भंडारा हर कोई खा लेंगे, हराम का माल है। फ्री की चीज़ हर एक को अच्छी लगती है, फ्री के सामान में नहीं पूछा। कभी योगी जी ने, मोदी जी ने या इन लोगों ने, RSS के लोगों ने ये नहीं पूछा कि ये डाबर कंपनी का मालिक कौन है, बीफ कंपनी का मालिक कौन है, ये जो टाटा की कंपनी है इसका मालिक कौन है, अजीम प्रेम जी की कंपनी कौन सी दवाई बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक कौन है, आधार पूना वाला जो है उसका धर्म क्या है, कभी पूछा? कभी नहीं पूछेंगे। समरथ को नहीं दोष गुसाई। गुस्सा किस पे निकालना है? सिर्फ सारी मर्दानगी हिंदुस्तान के लोगों की 2 चीज़ों पे निकलती है। एक तो औरतों पे निकलती है। जूते खा के आदमी घर आएगा, बीवी को दाड़ दाड़ मारेगा, कहेगा, गालियां सुनाएगा, उसका जो दुरुपयोग करना है वो करेगा। और दूसरी ओर आप क्या देखेंगे कि बड़ा आदमी, सक्षम आदमी गरीब को दबाता है, मालिक नौकर को दबाएगा, नौकर और छोटे को दबाएगा। और एक हमारे यहाँ उत्पीड़न की एक हिरार्की है, ऊपर से नीचे तक यही चलती है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि हिंदू समाज में शोषण को अपराध नहीं माना जाता, विरोध करने को अपराध माना जाता है। सरकार चाहती है कि कोई आदमी उसकी गलत हरकतों का विरोध ना करे। अगर आप विरोध करेंगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे, पुलिस भेजेंगे, लाठी चलवाएंगे, गोली चलवाएंगे, NSA लगा देंगे आप पे UAPA लगा देंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। हमारी गलतियों पर आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और ये अधिकार सरकार क्यों देना चाहती लोगों को? मैं 3 दिनों से एक चिट्ठी राष्ट्रपति को रोज लिखता हूँ और उसका आखिरी मैं उनको जो बताता हूँ वो ये है कि राष्ट्रपति ने पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ ली और उसमें शपथ ली कि मैं आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई शैल सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रपति शपथ लेती है। आप पढ़िए आर्टिकल 60 भारत संविधान में। और जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो शुरू कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी हम लोग सरकार बना रहे हैं, सरकार को ताकत दे रहे हैं। राष्ट्रपति ये शपथ लेती है कि मैं लोगों की ही सेवा करूंगी और चुप बैठी रहती है। सरकार को कभी किसी राष्ट्रपति ने कुछ नहीं बोला। एक कोविंद जी है, उनको देख के तो मेरी शक्ल जो है ना, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा खून जल जाता है। उनकी 2 फोटोआं मुझे प्रसिद्ध हैं, मैं जो हमेशा डालता भी हूँ फेसबुक पे। एक तो वो मोदी जी बैठे हैं और वो एक त्रिशूल लेकर पहरेदार की तरह खड़े हैं, और एक है राष्ट्रपति कुछ धर्म गुरुओं के साथ खड़े हैं, ग्लोब ले रखी है और उस ग्लोब को पानी डालकर जो है ठंडा कर रहे हैं। भाई बच्चे ये काम करेंगे, मैं ग्लोब को ठंडा कर रहा हूं तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ आदमी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करे। और वो कौन सा राष्ट्रपति है जिसको मोदी जी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन की समिति का चेयरमैन है। भाई तो देश के लोकतंत्र की हत्या करनी है, उसको धीरे 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 जिबा करना है। वो कौन करेगा? रामनाथ कोविंद, जिसकी अकल पे मुझे संदेह है कि इसकी बुद्धि बाल बुद्धि है, 5 साल से ज़्यादा का बड़ा नहीं है, राष्ट्रपति पद पर बैठ गया। याद है एक बार कानपुर में खड़े होकर जब चुनाव के
नए राष्ट्रपति का होना था उससे 3 महीने पहले इसने कहा कि मेरी तनख्वाह 5 लाख है और उस पर मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है। वकील हैं ये, राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद वकील हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है नहीं देना पड़ता। तो इतने इनकोरेंट आदमी हिंदुस्तान की सत्ता पर बैठ जाते हैं। अभी की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, मैं उन्हें चिट्ठी लिखता हूँ और नियम से लिखता हूँ, जवाब नहीं आता। तो मैंने एक चिट्ठी में लिखा, भाई कम से कम अगर आप नहीं पढ़ पा रही, नहीं समझ पा रही, तो बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा आप इसे कम से कम पढ़ने की तो कोशिश करो। बेचारी नहीं पढ़ पाती। अब बेचारा शब्द कहना बड़ा मुझे बुरा लगता है, हमारी राष्ट्रपति बेचारी नहीं हो सकती, लेकिन असलियत यही है कि सरकार ने हर पद पर गूंगे, बहरे, अपाहिज, दिमाग से विकलांग लोगों को बैठा रखा है। समझ कुछ नहीं आता, सिर्फ वो हुक्म के गुलाम हैं, मोदी जी की कठपुतली हैं। चुनाव आयुक्त देखो तो वो बेचारा हमेशा सक पकाता रहता है। ईडी का डायरेक्टर, उसका नाम ही लोग नहीं जानते। मिश्रा जी के बाद नए वाला नाम कौन है, मैं पूछता हूँ लोगों से, कहते पता नहीं, कोई है तो सही। सीबीआई का डायरेक्टर, उसका नाम नहीं जानते। यानी सारी संस्थाएं नालायक लोगों से ठूस ठूस कर भर दी है और कोई संस्था काम नहीं करती। लोकायुक्त का नाम ढूंढो, उसके यहाँ चिट्ठी डालो, कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा, कभी कोई फैसला नहीं है 11 साल में। यानी लोकायुक्त को लेकर हिंदुस्तान में एक बवाल आ गया था कि लोकायुक्त आएगा तो देश जो है भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। और हालत क्या है, एक फैसले में लोकायुक्त ने एक आदमी को सजा नहीं दी है, जबकि एक ईंट उठाओ तो एक भ्रष्टाचार मिलता है। किसी भी सड़क की मरम्मत देख लो, भ्रष्टाचार, पुल बना भ्रष्टाचार, स्कूल की रंगाई पुताई हो रही भ्रष्टाचार, हर मंदिर में भ्रष्टाचार, हर चर्च में भ्रष्टाचार, हर जगह जहाँ पर भी कोई निर्माण हो रहा है, हवाई अड्डा बनता है, पहली बरसात में रीवा में भी गिर गया और वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो कहते हैं बरसात को देखकर थोड़ी हमने हवाई अड्डा बनाया था। तो भाई हवाई अड्डा क्या किस लिए बनाया था, बरसात नहीं झेल पाया तो क्या झेलेगा। तो आप समझिए मोदी सरकार जो है एक भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, देश को जौक की तरह चूस चूस कर खाने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार है ये दीमक की तरह देश को इसने खोखला कर दिया है। मैं बाहर जाता हूँ, विदेश जाता हूँ तो बड़ा दुख होता है। ऑस्ट्रेलिया जाओ कैसी दुनिया है, इंग्लैंड जाओ कैसी दुनिया है, चाइना जाओ कैसी दुनिया है, हिंदुस्तान आओ तो लगता है हम तो इनके बराबर अगले 100 साल में भी नहीं पहुंचेंगे। ये जरूर है, मोदी जी कहते हैं हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोग एक रोटी के लिए तरसते हैं। अभी मैं आ रहा था, सावन के भंडारे लगे हुए हैं, कितनी दूर लाइन है, 100 लोगों की लाइन है। और कैसे लोगों की लाइन है, बेचारे ने एक हाथ में तो वो खिचड़ी या खीर जो भी थी वो ले रखी है और वो लेके वो दोबारा लाइन में लगा हुआ है और लगे लगे खा रहा है कि भाई दूसरी बार नंबर मिल जाए, तीसरी बार नंबर मिल जाए, चौथी बार नंबर मिल जाए। यानी लोग समझते हैं कि एक भंडारा लगाए तो आज कम से कम राशन तो बच गया, 40 रुपए तो बच गए। भुक्कड़ों का देश बना दिया है हिंदुस्तान, भुक्कड़ों का देश है। दुनिया में भुक्कड़ों की सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में है और मोदी जी खुद मानते हैं 85 करोड़ लोग भुक्कड़ हैं। उन्हें हम रोज़ हर महीने 5 किलो अनाज देते हैं। अब ये जो बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर जो हंगामा चल रहा है, उसकी अगर असलियत देखेंगे तो क्या है, उसकी असलियत यह है कि आप एक बात समझ लीजिए, जिस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में कट गया उसको 5 किलो राशन नहीं मिलेगा। जिस औरत का नाम कट गया उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको महिला कल्याण राशि नहीं मिलेगी, उसको घर नहीं मिलेगा, उसको सस्ता सिलेंडर नहीं मिलेगा। एक झटके में 85 करोड़ लोगों में 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार अपनी सुविधाओं वाली स्कीमों से बाहर कर देगी। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? आप इस बात को सोचेंगे तो QR कोड इसकी असलियत बताएगा। QR कोड लेके चलना पड़ेगा, मेरे को भी लेके चलना पड़ेगा झंडे की तरह।
पहले लोग तिरंगा झंडा उठाते थे, फिर QR कोड लेके चलेंगे, मेरा QR कोड ये है, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है। और हाल क्या है देश का? हाल ये है कि बैसरन में हमला हुआ, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। मोदी जी तो खैर लेते ही नहीं, अमित शाह भी नहीं ली। अब वहाँ का जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनको अकल आ गई। उसने कहा मैंने किया है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अबे जिम्मेदार है तो इस्तीफा दे। 26 लोग मर गए, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी पुलिस निकम्मी है, मैंने कोई फैसला नहीं किया, इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा क्यों नहीं दूंगा? मैं तो यूपी का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। यानी ये अजीब बात है कि आदमी मान ले कि हाँ जी मैं रिश्वत ले रहा था, मैंने बलात्कार किया, मैंने रेप किया, लेकिन जेल नहीं जाऊंगा, मैं तो राजभवन जाऊंगा, मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा। यानी बेशर्मी की हद है। लोकतंत्र के नाम पर ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। और सबसे बड़ा लोकतंत्र का गला तो इन्होंने कल घोटा। वहाँ पर विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में कहा कि हम जो है विरोध दिवस मनाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर को बंद कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला और उनके सारे के सारे मंत्रियों को नजरबंद कर दिया। कभी आपने सुना है चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को नजरबंद किया जाए पूरी दुनिया में? तो वो चुनी हुई सरकार तो कठपुतली सरकार से भी बुरी है। तो ये सरकार जो है, समझिए किसी के नागरिक अधिकारों को ये नहीं समझती कि इनका कोई मतलब है। कुल मिलाकर ये सरकार हम लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, हम लोगों को गुलामों से बदतर बनाना चाहती है, और हर आदमी को चाहती है कि वो अपने नाम का पटका लगा कर रखे। आने वाले दिनों में चिंता मत करिए, 1 साल नहीं लगेगा, सबको नेम प्लेट लिखनी पड़ेगी। मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है, मेरी जात ये है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे जो भाषा है वो ये है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको पढ़कर कोई भी आके पीटेगा, तेरा जो है नेम प्लेट कहाँ है। और जब नेम प्लेट पड़ेगा तो दूसरा फिर पीटेगा कि तू हमारे इलाके में कैसे घुस का आया। तो इस देश को जात, धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ण, हर नाम पे बांटने का जो षड्यंत्र कोई नहीं कर सका पूरी दुनिया में, वो मोदी सरकार करके दिखाएगी। और अगर आप अब भी नहीं चेते तो QR कोड की तरह आपको ये सारी चीज़ें हमेशा अपनी जेब में रखनी पड़ेगी। आधार कार्ड से इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसका अंत जो है, जो मैं कह रहा हूँ उस कार्ड से होगा। तो जागना आपको है, समझना आपको है, नहीं समझना तो जूते भी आपको खाने हैं, मुझे नहीं खाने। लेकिन हम 145 करोड़ लोग क्या 2000-5000 लोगों की गुलामी को सहन कर सकते हैं? हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेज़ों की गुलामी सहन नहीं की। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है वो 1857 से शुरू हुआ और बाद में उसको परवान जब चढ़ा, जब लोकमान्य तिलक ने कहा आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज़ादी यानी लिबर्टी इज़ माई बर्थ राइट। तो हम पैदा हुए हैं तो लिबर्टी के लिए हुए हैं। भगत सिंह से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद से लेनी चाहिए, राजगुरु और सुखदेव से लेनी चाहिए। लेकिन ये बच्चों को ही नहीं पढ़ाते। ये बच्चों को क्या कहेंगे, तुम सावरकर को पढ़ लो। तुम किसको पढ़ लो? नाथूराम गॉडसे को पढ़ लो। भाई क्यों पढ़ लो? दीनदयाल उपाध्याय को बताएंगे, बड़े विचारक थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत सारे संघ के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे जो स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, वो कहते थे दीनदयाल जी ने कहा है एकात्म मानवतावाद। मैंने पूरे बाल सफ़ेद हो गए, आज तक मुझे उनके एकात्म मानवतावाद में 2 शब्दों के अलावा तीसरी कोई एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आई। कितनी किताबें में पढ़ी, कार्ल मार्क्स पढ़ लो, एम.एन. रॉय का पढ़ लो, और किसी को पढ़ लो, राजनीतिक विचारकों को पढ़ लो, और कितनी बड़ी बात है। कहेंगे जी हमारे जो ये थे दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत बड़े विचारक थे। किसी विचारकों में इनकी सीमा नहीं आती। अरस्तु से शुरू हो, प्लेटो से शुरू हो, कहीं तक आप चलते चले जाओ, इनके कोई भी विचारक उसमें फिट नहीं होते, क्योंकि विचार तो थे ही नहीं। विचार के नाम पे इन पे क्या था? आरएसएस की मनुस्मृति थी। अब मनुस्मृति 4 चीज़ों पे बटी हुई है कि जात पात होनी चाहिए और जात पात को आगे बढ़ाना चाहिए, छुआछूत होनी चाहिए, छुआछूत को आगे बढ़ाना चाहिए। मुगलों ने हम पे राज किया, ये बड़ा बुरा समय था।
अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर लुब्बो लुबाब इनका ये है कि एक आदमी से पूछा, भाई आज़ादी की लड़ाई में सावरकर का क्या योगदान था। उसने कहा कि अगर आज़ादी की लड़ाई को सावरकर लीड कर रहे होते तो वो अंग्रेज़ों से बार बार माफ़ी मांगते कि हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया है, हमें माफ़ कर दो, हमने भारत छोड़ो आंदोलन कहा है, हमें माफ़ कर दो, हमने आज़ादी मांगी, हमें माफ़ कर दो, हमने पूर्ण स्वराज्य मांगा है, हमें माफ़ कर दो। और फिर उसकी पेंशन जो है 60 रुपये की जगह 600 रुपये होती है। और 600 रुपये पाकर जब सावरकर की अगुवाई में देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलता, तो एक बात लिख लीजिए, आज भी अंग्रेज ही राज कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लोग लड़ाई क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, उसको 2 शब्दों में ही ख़त्म कर देते हैं। और वो है महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून बनाया है अर्बन नक्सल का, कि जो विरोध करे उसे अब अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर दो, उसे जेल भेज दो, स्टेन स्वामी की तरह उसे जेल में ही मार डालो, बाकी जो मुकदमा शुरू करना है नहीं करना वो सरकार के भरोसे है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार को आप एक सबसे बड़ा अभिशाप, जब तक नहीं मानोगे तब तक उस अभिशाप से बाहर नहीं आओगे। ये कैंसर है सरकार, और इस कैंसर से मुक्त होना हर आदमी के लिए ज़रूरी है, वरना ये कैंसर के कीड़े आपके शरीर को धीरे धीरे खा जाएंगे और आप लाश बन जाओगे। देश लाश ना बने, इसके लिए मैं आपको एंटीडोट बता रहा हूँ कैंसर की, कि जागो और इनकी पोल खोलो।